हेलो नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त स्वागत करता हूं खास कार्यक्रम प्रभु से खास बात। हम इस एपिसोड में पहुंच गए हैं 232 232वां एपिसोड है प्रभु से खास बात। लगातार 4 सालों से कर रहे हैं और हम अलग अलग सब्जेक्ट लेके आते हैं जिसमें कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर के बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़े ज्वलंत मुद्दे होते हैं जिनसे आप अवेयर और एजुकेट हो सके। तो आज भी हम ये लेके आए हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इज़ द एग्जिस्टिंग एनिमल लॉ फॉर द फेयर डील अमंग क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जो एनिमल्स लॉ है, किस तरह से इस पर अपन फेयर डील कर सकते हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लोग, और जो एनिमल्स हैं उनके बीच में क्या हो सकता है, कैसे एमिकेबल आप जा सकते हैं, लॉ के बारे में बताएंगे। साथ ही से हमारे देश में इस एनिमल लॉ क्या है, ह्यूमन राइट्स क्या है, ये सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में एक्सपर्ट इस विषय के मौजूद हैं, मोहम्मद अफजल साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, रिफॉर्मिस्ट हैं। सर ने नई नई चीज़ें एफएक्स कमेटी में रह के मुंबई में काफ़ी सारे पर्यटन, मतलब अपना ट्रांसपोर्ट में, कंज्यूमर इशूज़ में, सिविक इशूज़, तो बड़े बड़े एफएक्स कमेटी में रह के, बड़े बड़े पद पर रह के काफ़ी रिफॉर्म किया है। तो सर रिफॉर्मिस्ट है। और अफजल साहब हमेशा हमारे इस प्लेटफॉर्म पे महासेवा, एमएनएस मीडिया न्यूज़ सर्विस, महासेवा न्यूज़ के साथ में ज्वाइंट भी जो गठबंधन है हमारा, कि हम अवेयर और एजुकेट करने की कोशिश करते हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और तमाम लोग जो हैं मुंबई के और महाराष्ट्र भर के, और आज ये सब्जेक्ट पूरे भारत भर के लिए। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर इस विषय पर आप भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जो पेट्स होते हैं, ह्यूमन्स और पेट्स इन सीएचएस, तो इस पे क्या होना चाहिए, एमिकेबल फेयर डील क्या होना चाहिए, उस बारे में बताएंगे। मैं बता दूं आपको, 2024 तक भारत में लगभग जो डॉग का बड़ा इशूज़ होता कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में, वो करीबन 21,95,000 डॉग्स मामले दर्ज किए, बाइट्स के मामले, जिसमें 5 लाख बच्चे भी शामिल हैं। कुल संख्या इसमें 5 लाख कुल संख्या में से, जो कुल टोटल संख्या उसमें से 37 की मौत भी हुई है डॉग बाइट की वजह से। और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया किस तरह से आंकड़े हैं इनके, आज इन पर हम ह्यूमन वर्सेस एनिमल्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में कैसे एमिकेबल फेयर डील कर सकते हैं, लॉ क्या बोलता है, ये पूरे विषय पे, ज्वलंत विषय पे हम बात करेंगे मोहम्मद अफजल साहब से। प्लीज़ वेलकम सर मोहम्मद अफजल साहब। लेमैन की बात करेंगे, आपने पीपीटी भी तैयार की सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पर बहुत कम लोगों के पास हाउसिंग सोसाइटी में, क्योंकि ये एक ऐसा सेंसिटिव मामला जो लोग बहुत सारे बोलते नहीं सर। तो आज इस प्लेटफॉर्म पे हमने इस कोशिश की है कि आपको अवेयर एजुकेट करें, ताकि ये मुद्दा क्या है आप ये समझें, और इसमें आप अमंग, मतलब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का हर एक मेंबर, मैनेजिंग कमेटी हो या डॉग लवर्स हो या वो डॉग बेजुबान, तो वो कैसे एमिकेबल फेयर डील आप गो हेड कर सकते हो, आप अच्छी लाइफ जी सकते हो, उस विषय में हम आज इस विषय पर बताएंगे। प्लीज़ वेलकम मोहम्मद अफजल साहब, स्वागत है आपका सर। देखिए, ये सारी चीज़ों के ऊपर जाने से पहले मैं चाहूँगा कि एक ह्यूमन एंगल को देखते हुए आप ये समझें, 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो डॉग लवर होते हैं, एक जो होते हैं जिनको पेट से, एनिमल से कोई सरोकार नहीं है, ना वो उनके साथ में है ना उनके अगेंस्ट में है, और तीसरे जो लोग टाइप के लोग होते हैं वो एनिमल्स को आप बोलिए हेट करते हैं, बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं जो एनिमल लवर्स को लेके। ये बेजुबान जानवर है, इसको खाना खिलाते हैं आप, इसको जो भी अपना डॉक्टर्स को अपना वैक्सीनेशन करवाना है वो सारी चीज़ें करते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप करना चाहिए, इसमें आप पुण्य भी कमा रहे हैं और आप एक समाज को, एक समाज का सेवा भी कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ तक तो ठीक है, मगर डॉग लवर होने के साथ साथ आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप जब अपने घर के दरवाजे के अंदर साफ़ सफाई मेंटेन करते हैं, वैसा आपको वही जिम्मेवारी से, आप जब डॉग लवर हैं और आप अगर किसी पेट को खाना खिलाते हैं या स्ट्रे डॉग को खाना खिलाते हैं, तो आप इसमें एक सलीका मेंटेन करिए, ताकि जो दूसरे लोग हैं
उनको भी परेशानी नहीं हो और आप अपने जगह पुण्य कमा रहे हैं। जरूर। बीच के जो हिस्से में जो लोग हैं जिनको ना जो अगेंस्ट हैं ना वो साथ में हैं, तो उनसे भी हमें कोई शिकायत नहीं है और शिकायत होनी भी नहीं चाहिए। अब हम आते हैं तीसरे प्रकार के जो लोग हैं जो डॉग्स को हेट करते हैं या हो सकता है कि उनको डॉग से डर लगता हो। तो कई किस्म के उनके समस्याएं हैं जिसके वजह से वो लोगों से बदतमीज़ी करते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो मेन मुद्दा है, हमें बीच का रास्ता अपनाना है, बरोबर, ताकि जो डॉग लवर्स हैं वो अपनी जिम्मेवारी पूरी कर रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं, अच्छी बात है। और दूसरे साइड में जो डॉग्स को हेट करते हैं वो ये समझ के चलना चाहिए कि उनको डॉग लवर्स से बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। उनके लिए इनफैक्ट एक सुविधा, एक रास्ता बना के देना चाहिए। जैसे कि हम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में देखते हैं कि आए दिन लोग आपस में मारामारी करने पे तुल जाते हैं, NGOs को इन्वॉल्व करते हैं और कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंच जाता है। तो ये कोर्ट कचहरी तक नहीं पहुँचे, पुलिस तक नहीं पहुँचे, मैं समझता हूँ कि हमें एक टॉलरेंस रखना चाहिए। और साफ लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो आपको मैं एक उदाहरण दूंगा। जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं और आपके साथ में माता पिता रहते हैं, उम्र दराज 3 लोग बैठे हुए हैं, आप धक्का दे के उनको आप अपने माँ बाप के लिए जगह बनाते। तो अगर दूसरे के अगर माँ बाप हो तो आप उनके लिए आप अपने जगह से हिलते नहीं है कि भाई यहाँ पे 3 लोगों की जगह है, हम 3 लोग बैठेंगे, आप खड़े रहिए। तो ये जो दुगना जो मापदंड जो आप अपनाते हैं, ये इट इज़ नथिंग बट हिपोक्रेसी। आप मतलब इन्हें जो अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट देते हैं, आप उनको दूसरों के माँ बाप को भी उतना ही रिस्पेक्ट देना चाहिए। अब मैं चाहूँगा कि PPT के तरफ हम जाएं, बिल्कुल, ताकि आपको सही ढंग से मैं समझा सकूं कि एग्जिस्टिंग कानून क्या है। क्योंकि आज के तारीख में जो कानून है मैं समझता हूं कि वन साइडेड है, और जब लॉ बना था तो मैं समझता हूं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व करने की बहुत आवश्यकता थी, जो डॉग लवर्स हैं और जो डॉग हेटर्स हैं। तो वो दोनों के पक्ष को सामने रखते हुए एक बैलेंस तरीके से लॉ को बनाना चाहिए था। और अभी भी वक्त गुजरा नहीं है, अभी भी हम एग्जिस्टिंग लॉ को रिवाइज कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आज के तारीख में एक लेजिस्लेशन लाने की ज़रूरत है जहाँ पे दोनों पक्ष का जो व्यूज़ हैं उनको सामने रखा जाए और एक बैलेंस एक्ट को तैयार किया जाए। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है जी। तो हमारे सहयोगी से कहेंगे, हम जो प्रेजेंटेशन PPT तैयार किया है मोहम्मद अफजल साहब ने, वो इसको प्ले करेंगे और 1 बाय 1 सब देखेंगे, समझेंगे, और कुछ सवाल होंगे वो सवाल भी हम लेंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड पेट, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। आर एनिमल लॉज फेयर एंड जस्ट? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 3 प्रकार के लोग हैं। एक है जो डॉग लवर्स हैं, दूसरे प्रकार के लोग हैं जिनको डॉग से कोई सरोकार नहीं है, ना वो अगेंस्ट है और ना वो उनके साथ में है। तीसरे प्रकार के जो लोग हैं जो डॉग्स को हेट करते हैं, पेट्स को हेट करते हैं, एनिमल्स को हेट करते हैं। ऐसा पाया गया है कि वो क्रूअल टू एनिमल्स का उदाहरण भी देते हैं। अगर हम पूरे हिंदुस्तान के आंकड़े को अगर हम समझने की कोशिश करें तो 2014 में 12.56 मिलियन डॉग्स का पॉपुलेशन था। वो चल के 2024 में 36,085 मिलियन हो गया है। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 2028 में 51.53 मिलियन डॉग्स का पॉपुलेशन होगा। लास्ट जो सेंसेक्स हुआ था वो 2019 में हुआ था, और अभी ड्यू है 2024 में, जो मेरे ख्याल से अभी तक उन्होंने किया नहीं है, सरकार ने नहीं किया है। अगर हम डॉग बाइट केसेस की बात करते हैं बॉम्बे में, तो पीरियड बिटवीन 2018 अप टू 2022 3,53,000 केसेस डॉग बाइट्स के पाए गए हैं,
और इंडियन एक्सप्रेस के अगर हम रिपोर्ट को देखें 2023 के, तो 78,756 केसेस वर रिपोर्टेड। ओवरऑल ट्रेंड की अगर हम बात करते हैं, द डेटा इंडिकेट्स अ परसिस्टेंट इंक्रीज इन डॉग बाइट केसेस इन मुंबई, particularly post-COVID-19, with 2023 showing a significant rise compared to 2019. आप अच्छी तरीके से जानते हो कि कोविड के टाइम पे लोग रास्ते में चलते नहीं थे, बट और वहाँ पे मतलब इन्हें डॉग्स की संख्या भी वहाँ पे काफ़ी थी, मगर उस पर लोगों का तवज्जो नहीं था, सरकार का तवज्जो नहीं था। सरकार का तवज्जो सिर्फ कोविड-19 के पेशेंट्स को लेके था। तो इसके बाद जो है वो काफ़ी संख्या बढ़ गई और डॉग बाइट के केसेस काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट होने लगे हैं। अकॉर्डिंग टू नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, द सिटी रिपोर्टेड नियरली 16,000 डॉग बाइट केसेस इन 2023-2024 अगेंस्ट 12,656 केसेस इन 2022-2023, यानी कि एवरेज जो है 44 रेसिडेंट्स व बिटन एवरी डे इन द सिटी। ये काफ़ी मतलब यानी संख्या ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रशांत जवाडे, मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, वो कहते हैं कि उनके पास एफिशिएंट डॉग कंट्रोल प्रोग्राम है इन प्लेस, जहाँ पे अराउंड 80% ऑफ द डॉग्स हैव बीन स्टेरलाइज्ड। All dogs caught are sterilized and if not already and are always vaccinated against rabies. ये आम जनता के बीच में एक मिथ है कि भाई अगर कोई भी डॉग की समस्या हो तो बीएमसी को वो अप्रोच करते हैं। गलत है। असल में हकीकत ये है कि बीएमसी का जो रोल है, सिर्फ वो जो डॉग स्क्वाड को डॉग को वहाँ से आपके एरिया से पिकअप करेंगे या कोई भी अन्य एरिया से पिकअप करेंगे, उसको स्टेरलाइज करेंगे और उसको जो स्पॉट से उन्होंने उठाया था वहीं पे उसको जाके छोड़ देंगे। इसके अलावा उनका आगे कोई दायित्व बनता नहीं है। तो हमें उनसे ज़्यादा उपेक्षा रखने की ज़रूरत नहीं है। सवाल अभी जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है, आर एनिमल लॉज ऑन डॉग्स fair in terms of dog lovers and those who don't like dogs? I personally feel that the law should be more of a balanced one. It only seems to be one-sided. तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, एक साइड में डॉग लवर्स हैं और दूसरे साइड में जो डॉग्स को पसंद नहीं करते हैं। दोनों अपने अपने जगह में सही है और जो लॉ बने हैं मैं समझता हूँ वो एक वन साइडेड बना हुआ है, जिसमें सरकार को अपना रिवाइज करने की ज़रूरत है, जहाँ पे दोनों पक्षों को बैठा के जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं और एग्जिस्टिंग लॉ को वो उसमें चेंजेस करें और बीच का रास्ता अपनाएं, ताकि दोनों तरीके से मतलब यानी जो डॉग लवर्स हैं और जो डॉग को लव नहीं करते हैं, दोनों का काम चले और समाज में जो मतलब यानी और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जो तकलीफ़ें और जो झगड़े जो होते हैं डॉग्स को लेके, वो आगे चल के ना हो। बोथ साइड्स आर राइट इन देयर ओन वे। इसका सल्यूशन जैसे है, वी नीड टू रिवाइज द एग्जिस्टिंग लॉ, वी नीड टू ब्रिंग न्यू लेजिस्लेशन which can strike a balance between dog lovers and those who don't love dogs. Let us now go to the existing law, और ये आपको बहुत समझने की ज़रूरत है कि भले ही वो वन साइडेड है, मगर आपको लॉ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जानने की बहुत आवश्यकता है, ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट जो आम हो गया है हर हाउसिंग सोसाइटी में वो ना हो। पुलिस स्टेशन में जाने की नौबत नहीं आए, एनजीओज़ को दखल देने की नौबत नहीं आए, कोर्ट कचहरी में आपको भागम दौड़ी करने की नौबत नहीं आए। सम ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉज हम उनकी बात करेंगे। द हाई कोर्ट passed an order asking the police to provide protection to dogs and dog feeders and has made it
a punishable offense in case anyone restricts, prohibits or causes inconvenience to any person feeding a dog or resort to removal or dislocation or killing of dogs. तो सरकार ने जो लॉ बनाया है, जो एग्जिस्टिंग लॉ है, आप उन जो भी डॉग लवर्स हैं उनको आप डॉग्स को खाना खिलाने के लिए रोक नहीं सकते हैं, उनको आप लिफ्ट में ट्रैवल करने के लिए रोक नहीं सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट्स हैं, हाई कोर्ट्स के भी जजमेंट्स हैं। उनको आप रीलोकेट नहीं कर सकते हैं, उनको आप जो डॉग फीडर्स हैं उनको आप किसी तरीके से भी उन पे नियंत्रण नहीं रख सकते हैं। तो अगर आप ये करते हैं तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस होगा और आपके ऊपर क्रिमिनल केस दायर हो सकता है, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे वो सिविल क्रिमिनल कोर्ट में हो, वहाँ पे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सेक्शन 503, अगर हम पुराने जो कानून इंडियन पीनल कोड की बात करते हैं तो इट प्रोवाइड्स दैट इंटिमिडेशन इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस विच इज़ कॉग्निजेबल। Anyone who threatens or intimidates any person taking care of dog is liable for criminal intimidation under section 53 of the Indian Penal Code and can be arrested without a warrant. तो जो डॉग को अपोज करते हैं, उनको लोगों को खिलाने से रोकते हैं, वो सही तरीके से समझ जाए कि कानून उनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि आप उन डॉग्स को रीलोकेट करिए या आप उनको लिफ्ट के अंदर जाने से रोकिए या डॉग फीडर्स को उनको खाना खिलाने से रोकिए। तो अगर आप करते हैं तो आपको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। सेक्शन 56 की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ अ क्राइम टू थ्रेटन, अब्यूज़ और हैरेस नेबर्स who feed animals। तो ये स्पष्ट रूप से एग्जिस्टिंग लॉ कहता है कि आप ना थ्रेटन कर सकते हो डॉग फीडर को, ना आप अब्यूज़ कर सकते हो और ना आप उनको हैरेस कर सकते हो और ना आप उनको खाना खिलाने से रोक सकते हो। आईपीसी सेक्शन 428 एंड 429 की अगर हम बात करते हैं, इट प्रोवाइड सिवियर पनिशमेंट अप टू 5 years imprisonment to the people who resorting to dislocation, abduction and act of cruelty towards community animals or pets। यहाँ पे मैं कहूँगा कि एक तरफ कानून बिल्कुल सीधा है, भले ही एक तरफा हो, मगर मेरी सलाह है कि जो डॉग फीडर्स हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे कूड़ा जो है, आप हिंदुस्तान में आप बहुत आम चीज़ है, लोग गाड़ी के आप स्नैक्स खाते हैं, उसका कूड़ा आप गाड़ी के बाहर फेंक देते हो, रनिंग ट्रैफिक में आप कहीं पर भी फेंक देते हो, कोई आपको उसके बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल नहीं है। और जैसे ही आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरते हो तब आपको साफ सूंघ जाता है और आप परहेज करते हो कि आप एक माचिस की तिली भी अगर आप नीचे फेंकने से। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है वहाँ पे लॉज काफ़ी स्ट्रिंजेंट है, वहाँ पे फ़ाइन काफ़ी हाई है, इसीलिए आप बिल्कुल कायदे से चलते हो। तो सेम चीज़ यहाँ पे मैं कहूँगा डॉग लवर्स को कि आप भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही ढंग से रखिए। जैसे कि आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, वैसे ही जब आप अपने डॉग को बाहर लेके जाते हैं पू कराने के लिए या खिलाने के लिए, तो इस चीज़ पे आपको स्पेशल ध्यान देना है। अगर आप वेट फूड देते हैं तो आप ये निश्चित करें कि एक पेपर प्लेट रख दें ताकि उसमें कचरा नहीं, मतलब यानी डॉग अगर खा लिया तो उसको कचरे को आप वो पेपर प्लेट को आप उठा के फेंक दीजिए। या जो हाउस कीपिंग है उनको सोसाइटी बोल सकती है कि भाई आप साफ़ करते वक्त ये पेपर प्लेट्स को फेंक दीजिए। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ईगो क्लैश हो रहा है। जो डॉग लवर्स हैं वो कहते हैं कि भाई हम यहीं पे खिलाएंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर उनकी भी गलती है। आप खिलाते हैं, आप पुण्य का काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, मगर आपको साथ में
जो डॉग लवर्स नहीं हैं उनका भी आपको ख्याल रखना है, और आपको बीच का रास्ता अपनाना है। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, आप अपने घर को साफ़ सफाई रखते हैं, पूरी सोसाइटी या पूरा हिंदुस्तान हमारा घर है, हमें उसी तरीके से साफ़ सफाई का ख्याल रखना चाहिए, दूसरे के सेंटिमेंट्स का रिस्पेक्ट रखना चाहिए, और उसी तरीके से हम अपने चीज़ को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। ये जो प्रेजेंटेशन है ये जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम कंटिन्यूटी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड पेट्स इन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मोहम्मद अफजल साहब बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं साहब, क्योंकि आपको एमिकेबल आना ही पड़ेगा, क्योंकि आप भी ह्यूमन हैं, वो भी लवर्स भी ह्यूमन है, तो आपको एक एमिकेबल प्लेटफॉर्म पे आके गो हेड करना पड़ेगा। ऐसा है कि दोनों का हक है, दोनों का राइट्स है, ह्यूमंस का भी राइट्स हैं और एनिमल राइट्स भी हैं। बराबर। तो जब तक हम बीच का रास्ता नहीं अपनाएंगे और एमिकेबल सोल्यूशन कभी निकल नहीं सकता है। कानून में संशोधन करने की ज़रूरत है, नए लेजिस्लेशन लाने की ज़रूरत है, जिसमें दोनों पक्ष के लोगों को बैठा के उनका पक्ष सामने रखा जाए और उसी के हिसाब से लॉ बनाया जाए, ताकि किसी को तकलीफ ना हो। बैलेंस कानून होना चाहिए, बैलेंस कानून हो। और इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं बताऊंगा कि जो दिल्ली पुलिस एक्ट 1968 है, सेक्शन 73 to 79 and 99, it gives special powers to police to take action when an animal offense has been committed। तो आप ये समझिए कि ये मेरा मानना है कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है, इट सीम्स टू बी वन साइडेड, और अगर आप जो लोग जो अपना डॉग्स को पसंद नहीं करते हैं, जो या न्यूट्रल लोग हैं, वो अगर कोई भी हरकत करते हैं अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द एनिमल और द पेट, तो इमीडिएटली पुलिस आती है सामने और गुनाह दाखिल करने का उनको निर्देश है कोर्ट के तरफ से भी। सेक्शन 11 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट की बात करते हैं, तो इट मेक्स ऑल एनिमल क्रूएल्टी अ क्रिमिनल ऑफेंस। फाइन्स एंड imprisonments आर बोथ प्रोवाइडेड फॉर। द इंडियन पीनल कोड हैज़ सिमिलर प्रोविजंस। जो अगर हम देखें, जो नया कानून जो आया है क्रिमिनल लॉ का, उसमें सेक्शंस के चेंजेस हुए हैं, बट दीज थिंग्स आर ऑलरेडी देयर। द एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स अगर हम देखें 2001 की, तो इट वॉज इनएक्टेड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट, प्रोवाइड्स फॉर स्टेरिलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन एज द मीन्स ऑफ stabilizing, reducing stray dog population and eliminating the risk of rabies, and prohibits relocation of dogs, stray dogs, that is throwing or driving them out of one area into another। हम डिसलोकेशन की अगर हम बात करते हैं, तो कोई भी जानवर जहाँ पे जो उनके बच्चे पैदा होते हैं उसको आप रीलोकेट नहीं कर सकते हो, वो उनका टेरिटरी हो जाता है, और अगर आप उनको रीलोकेट करने की कोशिश करते हैं तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं। अगर आप उनके खाने के वक्त अगर उनके प्लेट के पास अगर आप इंटरवीन करते हैं
तो उनको ऐसा लगता है कि भाई आप उनका खाना छीनने वाले हैं, तो भी वो एग्रेसिव होते हैं और बहुत ऐसे आकांक्षा है कि भाई वो आपको काटेंगे। तो ये आपको सारे चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अंडर द स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट रूल्स 2001, it is illegal for an individual resident welfare association or state management to remove or relocate dogs. The dogs have to be sterilized, vaccinated and returned to the same area. Vaccinated and sterilized dogs cannot be removed by the municipality too. तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये मिसकॉन्सेप्शन है आम नागरिक को कि भाई डॉग्स की कोई भी समस्या होगी तो बीएमसी एक्शन में आएगी। बीएमसी का सिर्फ रोल यहाँ तक सीमित है कि वो डॉग को एक पर्टिकुलर एरिया से उठाएं, उसको स्टेरलाइज करें और उनको वही जगह में ला के छोड़ दें। इसके अलावा उनका आगे कोई रोल नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस नोटिफिकेशन एंड सिमिलर नोटिफिकेशन बाय एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, it is to provide immunity to animal feeders and restrict government employees or bodies such as resident welfare association and cooperative housing society from harassing people who feed or help animals. तो लबोलबाब इस चीज़ का ये है कि जो डॉग लवर्स हैं उनको कानून समझने की ज़रूरत है, उनको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने की ज़रूरत है और इसके आगे जाके जो डॉग को पसंद नहीं करते हैं या पेट्स को पसंद नहीं करते हैं तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ कि वो मतलब यानी किसी किस्म का रिस्ट्रिक्शंस नहीं करें डॉग फीडर्स को खाना खिलाने से, उनको लिफ्ट में जाने से रोके नहीं, उनको रीलोकेट नहीं करें ताकि एक अमन और शांति बने रहें कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में। आज ईगो को लेके इस हद तक मामला बढ़ गया है कि लोग हाथापाई पे आ चुके हैं और मैटर पुलिस में भी जा रहा है, मैटर कोर्ट में भी जा रहा है और ऐसा सुनने में आया है कि काफ़ी पीआईएल भी दर्ज हुए हैं हाई कोर्ट्स में। तो ये नौबत नहीं आए, हमें एक बीच का रास्ता अपनाना है ताकि जो डॉग फीडर है वो भी खुश रहें और जिनको डॉग से कोई ज़्यादा लगाव नहीं है वो भी मतलब इन्हें खुश रहें ताकि नियंत्रण बने रहें एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में और मामला सही ढंग से चले, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गेव अ सिमिलर स्टे ऑर्डर अगेंस्ट रिमूवल, कर्लिंग और डिसलोकेशन ऑफ डॉग्स एनीवेयर इन इंडिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट्स भी हैं कि आप एनिमल को लेके आप उनको खाने से रोक नहीं सकते हैं, लिफ्ट में ले जाने से रोक नहीं सकते हैं, बट यहाँ पर आपको समझदारी से काम लेना है डॉग फीडर्स को, पेट लवर्स को, कि आप अपना मतलब यानी पुण्य कमाने के चक्कर में आप किसी के राइट्स को हानि नहीं पहुँचा सकते हैं। तो आपको रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होना है, आपको एक रिस्पॉन्सिबल कमिटी अपना जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर होते हुए आपको ये देखना है कि आपके वजह से किसी को और को परेशानी न हो। आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द राइट टू फ्रीडम एंड इन दिस फ्रीडम कम्स द राइट प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, which means that if someone has taken the care of animals as his occupation, it is legal and he has every right to carry on with his occupation. तो ऐसा है कि आपको अपनी जिम्मेवारी संभालनी है और जो डॉग्स को पसंद नहीं करते उनको भी इक्वली मतलब यानी आपका मान रखना चाहिए, आपका रिस्पेक्ट रखना चाहिए, एनिमल्स के राइट्स को समझते हुए, एग्जिस्टिंग लॉज को समझते हुए और समझदारी से अपना एक एमिकेबल सॉल्यूशन लेके अपने बिहेवियर को चेक और बैलेंस में रखते हुए, आपके बॉडी लैंग्वेज को चेक में रखते हुए एक दूसरे से रिस्पेक्टफुली बात करें। आप रिस्पेक्टफुली एक दूसरे को समझाने की कोशिश करें। डॉग्स को खिलाना है तो आप खिलाएं, पुण्य कमाएं, बट
एक सोसाइटी में किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ये आप दोनों की जिम्मेवारी होती है। द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ इक्वेटेड बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम फॉर डॉग्स। तो जो बीएमसी का जो काम है कि डॉग्स को पिकअप करके स्टेरिलाइजेशन करना, तो मेरे ख्याल से 75% to 80% तो वो कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जो स्ट्रे डॉग्स हैं जिनके यहाँ लाइसेंस नहीं निकाला गया है। आपको मैं बता दूं आपके जानकारी के लिए कि चाहे वो पेट्स हो, कैट्स हो या डॉग्स हो, आपको दोनों के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। मुंबई में मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मगर आपको लाइसेंस निकालना ज़रूरी है। ताकि क्या होता है कि हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि आप अपने डॉग्स को डॉग शो में लेके जाते हैं, तो वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको आगे भी बताने वाला हूँ, तो आपके पास अगर लाइसेंस होगा तो आप इस शो में आप अपने डॉग को शामिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ यही चीज़ आपके अगेंस्ट एक्ट हो सकती है और एक क्रिमिनल केस आपके ऊपर दायर हो सकता है। तो ये आपके जानकारी में आप समझ लीजिए कि लाइसेंस लेना अनिवार्य है। पेट और स्ट्रीट दोनों के लिए लाइसेंस? जी बिल्कुल, दोनों। It is better to have a licensed dog at home simply because if you wish to enroll your pet in any kind of commercial shooting, such as advertisement, film, etc., having a valid pet license is a basic prerequisite for getting permission from the BMC to shoot. Matish Rathod, Animal Welfare Officer. No permissions are granted for unlicensed animals. तो अगर ऐसे बहुत ज़्यादा संख्या है जहाँ पे डॉग्स का कोई, फ़िलहाल तो अभी लेटेस्ट सेंसस तो सामने आया नहीं है, और ऐसे बहुत मिलेंगे आपको जिन्होंने मतलब लाइसेंस नहीं लिया हुआ है, तो ऐसे अनलाइसेंस स्ट्रे डॉग्स भी बहुत हैं और पेट्स भी बहुत हैं। तो आप अपना काम करिए, सरकार को अपना काम करने दीजिए। आप दोनों मिल के एक दूसरे का म्यूचुअल रिस्पेक्ट मेंटेन रखते हुए, एक दूसरे के राइट्स को मेंटेन रखते हुए एक प्यार मोहब्बत का वातावरण बनाइए अपने हाउसिंग सोसाइटी में, ताकि बदतमीज़ी पे आपका नौबत नहीं आए और ये मैटर ना पुलिस में जाए ना ये कोर्ट में जाए। अक्सर हमने देखा है कि जब ये अनबन होती है बिटवीन द डॉग फीडर, डॉग लवर एंड दोज हु यू कैन से के न्यूट्रल लोग हैं या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जो डॉग्स को पसंद नहीं करते हैं, तो जब ये मामला सामने आता है तो हमने सैकड़ों बार ऑब्ज़र्व किया है कि जो डॉग फीडर हैं वो एनजीओज़ को बुला लेते हैं, इनवाइट करते हैं और एनिमल वेलफेयर बोर्ड में कंप्लेन करते हैं और कई जगह पुलिस में भी कंप्लेन करते हैं। तो ये आप निश्चित करिए कि आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखते हुए, आप एक म्यूचुअल राइट्स को सामने रखते हुए एक दूसरे से रिस्पेक्टफुली बात करें, प्यार से समझने की कोशिश करें और ये मामले को एमिकेबली सेटल करने की कोशिश करें। मैं यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ को मैं ये कहूँगा कि अपने कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में एक डेजिग्नेटेड एरिया बनाए जहाँ पे लोग डॉग्स को फीड करें, ताकि और डॉग फीडर्स को भी ये सपोर्ट करना चाहिए ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट आगे नहीं बढ़े। पीपल फॉर एनिमल, popularly known as People PFA, this is one of India's largest NGO for welfare of animals. This organization has built several hospital units and mobile units for the welfare of animals. They also play a crucial role in influencing government policies related to animal welfare. I said in India, these NGOs are the largest non-government animal welfare organization with a nationwide network of 26 hospitals, 165 units, 60 mobile units, 2.5 lakh members are employed. They work to rescue and rehabilitate sick
एंड नीडी एनिमल्स। मैंने अक्सर देखा है कि जब हम रास्ते में जाते हैं और अगर हम देखते हैं कि भाई एक डॉग गाड़ी के नीचे आ गया है, तो हमें समझ में नहीं आता है कि भाई हम किसको कांटेक्ट करें। तो मैं समझता हूँ कि सरकार के तरफ से, एनिमल वेलफेयर बोर्ड के तरफ से एक मुहिम चलानी चाहिए फॉर एनिमल राइट्स, कि लोगों को जानकारी हो कि अगर आप ऐसे सिचुएशन में देखें तो कम से कम एक हेल्पलाइन नंबर हो जहाँ पे एक आम आदमी, अब ऐसा होता है कि आप अगर किसी इम्पोर्टेंट काम से जा रहे हैं या आपकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है और आप वहाँ पे वक्त नहीं दे पा रहे हैं, तो कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं कि वो हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करें, वो स्पॉट का उनको लोकेशन शेयर करें और उनको बताए कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ है, ताकि भले ही आप अगर प्रोसीड कर रहे हैं जहाँ पे आपको जाना है, आप सरकार के द्वारा या एनिमल वेलफेयर बोर्ड के द्वारा या NGOs के द्वारा वो इमीडिएटली स्पॉट पे आए, एम्बुलेंस लेके, मोबाइल एम्बुलेंस लेके, और ये जानवरों को जो बेजुबान हैं उनको उठा के उनका इलाज करवाएं, ताकि वो जो बोलते हैं ना गोल्डन आवर्स में अगर उनको ट्रीटमेंट मिल जाए तो हम बहुत सारे ऐसे जानवरों को बचा सकते हैं। अभी हमारे पास सर्टेन इश्यूज हैं, challenges and tension that arises when where human and pets coexist, highlighting the need for understanding, empathy and effective conflict resolution strategies। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेट लवर्स अपने जगह में सही है, जो न्यूट्रल लोग हैं वो अपने जगह में सही हैं, और जो एनिमल्स को अगर पसंद नहीं करते हैं वो लोग भी अपने जगह सही हैं। तो अगर ये तीन लोग अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अगर वो समझदारी से अपनाएं और एग्जिस्टिंग लॉ को गंभीरता से समझने की कोशिश करें, तो मेरे ख्याल से इस चीज़ का समाधान हो सकता है। और गवर्नमेंट को इसमें लॉ को संशोधन करने में उनकी मदद की ज़रूरत है, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आपस में साथ में बिठा के जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें रद्द बदल करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैं एक ओवरव्यू आपको बताऊंगा ह्यूमन डॉग कॉन्फ्लिक्ट को लेके। ह्यूमन डॉग कॉन्फ्लिक्ट कैन अराइज फ्रॉम वेरियस इंटरैक्शन एंड चैलेंजेस बेस्ड ऑन सर्च रिसर्च रिजल्ट्स। हियर आर द की इनसाइट: the types of conflicts, animal assisted therapy, conflict indicators, mitigation strategies, certification and control, selecting dogs with appropriate temperament। यहाँ पे मैं कहूँगा कि दुनिया भर में जो फिरोशियस ब्रीड हैं, जैसे कि पिटबुल है और आपका रॉटवाइलर्स हैं और ऐसे 8 से 10 स्पीशीज़ हैं, उनको मतलब यानी वर्ल्ड में बैन किया गया है फॉर मतलब यानी पेट्स रखने घर में। मगर वो चीज़ हिंदुस्तान में धड़के से मतलब यानी लागू है। कोई लोग इस पे मतलब यानी उनको पेट बना के रखे हुए हैं, और सरकार ने इसमें कोई किस्म का तवज्जो नहीं दिया है। यहाँ पे भी बैन है? नहीं है भारत? नहीं, यहाँ इंडिया में बैन नहीं है। अच्छा। तो कानून में ये संशोधन करने की ज़रूरत है कि जो फिरोशियस ब्रीड हैं उनको आप घर में पेट बना के नहीं रख सकते। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सिटी लाइक मुंबई स्ट्रगल्स विद द लूज डॉग पॉपुलेशन रिक्वायरिंग कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजीज। यहाँ पे जो 2024 में जो सेंसेक्स होना था एनिमल को लेके, वो 2024 में नहीं हुआ है। तो सबसे पहला तो उसकी आवश्यकता है, सरकार इस पे तवज्जो दें, एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है इस पे तवज्जो दें, और ताकि हमारे पास लेटेस्ट जो आंकड़े हैं डॉग पॉपुलेशन को लेके वो हमारे पास सामने आए। सेकेंडली, एनिमल असिस्टेड थेरेपी चैलेंजेस। देयर इज़ अ पोटेंशियल रिस्क
which includes patent allergies, bad memories और negative past experiences with animal। ऐसा बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोग क्यों डॉग फीडर्स को अपोज करते हैं, क्योंकि उनके साथ में कभी कोई घटना हुई होगी, या किसी कुत्ते ने चलते हुए रास्ते में काट दिया हो, या किसी तरीके से भी वो प्रवोक हो गया हो आपके एक्शन को लेके और आपको काट दिया हो, या आपके ऊपर वो बाग कर रहा हो, या आपके पीछे भाग रहा हो। तो ये सारे चीज़ें, ये एक थेरेपी है, इसको समझने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ इसमें जो हमारे जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें रद्दो बदल करने की ज़रूरत है। थर्ड चीज़ है कॉन्फ्लिक्ट इंडिकेटर्स। डॉग्स कैन क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट थ्रू पोटेंशियल एग्रेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया हूँ कि जो एग्रेसिव ब्रीड है उसको आप पेट बना के रखना नहीं चाहिए, उसके ऊपर कोई कानून नहीं बना हुआ है, कम से कम हिंदुस्तान में नहीं बना हुआ है। दुनिया भर में ये चीज़, ये 8 से 10 जो ब्रीड है इनको बैन किया गया है, आप उनको पेट बना के घर पे नहीं रख सकते हो। सेकेंड चीज़, टेरिटोरियल बिहेवियर को लेके, अभी जैसे कि अपना सुनील जी आपने बताया, आपके बिल्डिंग में कुत्ते हैं, मेल फीमेल है, हाँ, उन्होंने बच्चे दिए हैं। बच्चों को जब बच्चे पैदा होते हैं तो सोसाइटी में जो लोग हैं, सोसाइटी में जो बच्चे हैं उनको बहुत प्यार करते हैं, उनको बहुत प्यार से खाना खिलाते हैं, मगर वो चंद लोग हैं। बाकी के जो लोग हैं, जो न्यूट्रल है, या जो लोग डॉग्स को पसंद नहीं करते, वो अलूफ रहते हैं। तो जब वो बच्चे जल्दी बड़े होते हैं तो जब वो लोग उनके सामने आते हैं तो वो उन पे भौंकने लगते हैं, या थोड़े से प्रोवोकेशन को लेके वो उनके पीछे दौड़ने लगते हैं, या उनको काट भी देते हैं। तो ये एक चीज़ है कि आप टेरिटोरियल बिहेवियर है, आप उनको डिसलोकेट नहीं कर सकते हो, आप उनको उनके टेरिटरी से हटाकर किसी और जगह रीलोकेट नहीं कर सकते हो। वो कानूनी एक जुर्म है, क्रिमिनल ऑफेंस है, और आपके ऊपर मुकदमा भी दायर हो सकता है। इसमें जेल का प्रावधान भी है, पेनल्टी का भी प्रावधान है। अच्छा, इंटरैक्शन इन शेयर्ड स्पीसीज, हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न्स। जो डॉग लवर्स हैं, ये उनका काम है कि वो उनको टाइम टू टाइम, जैसे हम अपने बच्चों को कैसे, जब बच्चा पैदा होता है तो उनका जो वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस होता है उसको कैसे हम फॉलो करते हैं, इसी तरीके से जो डॉग लवर्स हैं, जो पेट्स घर में रखते हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, टाइम टू टाइम करवाना चाहिए। जो स्ट्रे डॉग्स हैं, आप सोसाइटी मैनेजमेंट को, NGOs को अप्रोच करना चाहिए, BMC को अप्रोच करना चाहिए, और देखना चाहिए कि वो उनको वैक्सीनेशन सही टाइम पे और सही मिकदार में उनको वैक्सीनेशन करें। जो वैक्सीनेशन है वो सही चीज़ हो, क्योंकि ऐसे केसेस भी सामने आए हैं कि वैक्सीनेशन लेने के बावजूद भी रेबीज़ हुआ है, कुत्ते भी मरे हैं और इंसान भी मरे हैं। तो ये सब चीज़ों में नियंत्रण रखने के लिए मेरे ख्याल से सरकार को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, NGOs को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और ये सब लोग मिलके प्यार मोहब्बत से एक बीच का रास्ता निकाले, ताकि एनिमल राइट्स का भी वायलेशन ना हो, ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन ना हो। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में एक शांतिपूर्व माहौल बने और किसी किस्म का विवाद पैदा ना हो। बिल्कुल, कोऑपरेशन होना जरूरी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। स्टेरिलाइजेशन एंड न्यूटर डॉग्स टू रिड्यूस पॉपुलेशन ग्रोथ, डिक्रीजेस एग्रेसिव बिहेवियर, मिनिमाइजेस टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट। तो जो BMC का काम है वो स्टेरिलाइज करती हैं, जहाँ से उठाती हैं वहीं पे स्टेरिलाइज करके छोड़ देती हैं। तो इसमें क्या हो जाता है कि एक तो उनका पॉपुलेशन भी कंट्रोल में रहेगा। सेकंड चीज़ क्या होता है कि अगर उनको स्टेरिलाइज नहीं करो तो उनमें वो एग्रेसिवनेस आती है जब वो हीट पे होते हैं, तो उनके एग्रेशन को काबू में रखने के लिए भी स्टेरिलाइजेशन का हेल्प लेना पड़ता है, और उनका जो एग्रेसिव बिहेवियर है उसको काबू में रखने के लिए। सेकेंड चीज़ है पब्लिक अवेयरनेस। जैसा मैंने आपको बताया, पब्लिक एडुकेशन बहुत ज़रूरी है। कंडक्ट
स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम्स इन स्कूल्स एंड पब्लिक प्लेसेस, ये बीएमसी को 2014 में नहीं हुआ, 24 में नहीं हुआ है, उसको लागू करना चाहिए। वो डेटा उनके सामने आए और वो स्टेरिलाइजेशन का प्रोग्राम टाइम टू टाइम वो उसको अपना अंजाम दे, ताकि डॉग्स का पॉपुलेशन भी नियंत्रण में रहे और मतलब यानी कोई किस्म की प्रॉब्लम ना हो। टीच सेफ डॉग इंटरेक्शन टेक्निक। अब कैसा होता है कि जो लोगों को डॉग्स पसंद नहीं है, जब वो डॉग सामने आपके आता है तो आप ऐसी कुछ हरकत डर के मारे कर लेते हो जो डॉग को प्रवोक करता है एग्रेसिव बिहेवियर को लेके, और या तो वो आपके पीछे दौड़ता है, वो आपको या तो काट लेता है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप डॉग्स को पसंद नहीं करते, पेट्स को पसंद नहीं करते हैं, और अगर आपका आमना सामना हो तो आप अपनी जगह खड़े रहें, कोई मूवमेंट नहीं करें, लेट हिम पास ओवर, हाँ, ताकि उनको मतलब यानी आपको भी कोई नुकसान नहीं पहुँचे और डॉग भी मतलब यानी अपने काबू में रहें और वो अपना जगह से हट जाए। इट इज़ टू इनकरेज रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप, और इसमें जो पेट ओनर्स हैं उनको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अंजाम देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया हूँ, बहुत सारे चीज़ें क्लेanलीनेस को लेके हैं। जैसे आपके घर में साफ़ सफाई रखते हैं, आप अपने लॉबी में या आप अपने कॉमन एरियाज़ में वहाँ पर भी साफ़ सफाई का ख्याल रखें, ताकि अगर आप कोई खाना खिलाना चाहते हैं तो आप पेपर प्लेट के अंदर रखिए। मैनेजमेंट को ये ज़रूरी होता है कि जो हाउस कीपिंग है उनको बोलें कि अगर कोई भी पेट अगर खाना खा लेता है और वो पेपर प्लेट्स जो हैं वो पड़ा हुआ रहता है तो उसको भी क्लियर करें। और जो डॉग लवर्स हैं कतई ये नहीं करें कि विदाउट पेपर प्लेट या विदाउट पेपर वो खाना परोसें और हड्डियां है या जो भी चीज़ है वो बिखरा देते हैं, और इससे दूसरे लोगों को तकलीफ़ होती है। तो आपको बीच का रास्ता लेना है। फीडिंग एंड इंटरैक्शन गाइडलाइंस, अगर हम इसकी बात करते हैं कि एज अ रिस्पॉन्सिबल डॉग ओनर या पेट लवर, रजिस्टर एनिमल फीडर, आप उनका लाइसेंस लें प्रॉपर तरीके से, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, बीएमसी ये आपको इशू करती हैं। आप लाइसेंस लेके आप अपना जो भी आपको फीड करना है आप करिए। प्रोवाइड अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशियस फूड। अक्सर हमने नोटिस किया है कि आप एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हो या मिडिल क्लास फैमिली से आते हो जहाँ पे आपकी इनकम उस लेवल तक नहीं रहती है, मगर यू आर अ डॉग लवर। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हो, आप जो न्यूट्रिशियस वैल्यू वाला जो खाना है वो आप डॉग को परोसते नहीं हो, जिसके वजह से क्या होता है कि डॉग्स को न्यूट्रिशन मिलता नहीं है और उनका बिहेवियर चेंजेस भी होता है, उनका एग्रेशन भी बढ़ता है। सिमिलरली आप क्या करते हो, पैसे बचाने के लिए आप कोई भी चलते फिरते डॉक्टर को आप जाके डॉग्स को दिखाते हो जो सक्षम नहीं है डॉग्स को सही तरीके से ट्रीटमेंट देने के या सही तरीके से इंजेक्शन देने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊं, ऐसे भी सिचुएशन हमने देखे हैं पर्सनली कि आप वैक्सीनेशन देते हो तो उसके पीरियड होते हैं कि भाई फर्स्ट 6 मंथ्स में आपको नहीं देना है, चाहे वो कैट हो या डॉग हो। जो डॉक्टर्स होते हैं उनको इसकी जानकारी नहीं होती है या पता नहीं वो किस लेवल के डॉक्टर्स होते हैं, वो उन्होंने इंजेक्शन दे दिया और वो डॉग हो या कैट हो मर जाता है, पपी मर जाता है। तो आपको ये भी ख्याल रखना है कि अगर आप सही ढंग से पेट्स को पाल सकते हो तो ही आप रखिए, अदरवाइज़ आप मत रखिए। क्यों? क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी से खेल रहे हो, और इससे अगर किसी किस्म का बिहेवियरल चेंजेस होता है ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन या एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ योर डॉग, तो ये दूसरों को काट भी सकता है, वो हानिकारक दूसरों के लिए भी हो सकता है और आपके घर के लोगों पे भी हो सकता है। तो ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है। मेंटेन कंसिस्टेंट फीडिंग रूटीन। हमने देखा है
कि डॉग लवर्स हो या कैट लवर्स हो, खाने का कोई सिस्टम नहीं है, दिन में 25 बार उनको खाना देते हैं। जैसे इंसान को भी एक टाइम टू टाइम दिया गया है कि भाई आप ब्रेकफास्ट लो, लंच लो, डिनर लो, बीच में आप कुछ मत खाओ। आपके स्टमक को भी वो मतलब इन्हें डाइजेस्ट होने के लिए टाइम लगता है। तो ये लोग क्या करते हैं, दिन में जब मर्जी में आया कुछ भी दे देते हैं, नॉन न्यूट्रिशियस फूड भी दे देते हैं, घर का दाल चावल भी दे देते हैं, खाना भी कुछ भी दे देते हैं जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज़ीरो रहता है। तो ये आपको ख्याल रखना है। सेकेंड चीज़, आप जैसा अपने घर में क्लीनलीनेस रखते हैं या जहाँ पे वो कैट है, आपको ये देखना है कि जैसा अगर कैट है तो शुरू से उनको ट्रेनिंग देना चाहिए कि भाई आप वो ट्रे रखें, ट्रे के अंदर वो सैंड रखें, सैंड में उनको ट्रेनिंग दें ताकि वो घर में 25 जगह पेशाब नहीं करें। तो सिमिलरली आपको डॉग को भी बचपन से उनको ट्रेन करना पड़ेगा कि आप मतलब यानी कहाँ पे मतलब यानी उनको वो पू करें या पेशाब करें। थ्रेटनिंग और एग्रेसिव बिहेवियर टुवर्ड्स डॉग, क्या होता है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डॉग्स में एग्रेशन लाते हैं। एक तो कैसा है कि आपका बिहेवियर, आप उनको प्रवोक करते हो। दूसरी चीज़, जब भी आप खाना खिलाते हैं तो या तो आप पहले खाना परोसिए, पेपर प्लेट में परोसिए या न्यूज़पेपर रख के परोसिए, और फिर डॉग को इनवाइट करिए। आप क्या करते हो, जब वो डॉग पेपर प्लेट के पास रहता है और आप अगर वहाँ पे खाना डालने की कोशिश करते हो तो उनको लगता है कि भाई आप उनसे खाना छीन रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन में 99% डॉग आपको काट देगा, बाइट कर। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कम्युनिटी मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जहाँ पे वन नीड्स टू डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव म्युनिसिपल स्ट्रेटजीज, प्रमोट डॉग adoption, create control interaction protocols, implement thorough reporting mechanism for dog related incidents। तो यहाँ पे जो हमने प्रीवियसली जो आपको मैंने जो बताने की कोशिश की है, ये सारी चीज़ें हैं जो कम्युनिटी मैनेजमेंट में आती हैं और आपको इस चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत है। की रिकमेंड, ये हमने जितनी भी हमने आपको बात बताई है, इसका की रिकमेंडेशन क्या है? डू नॉट रीलोकेट और किल स्ट्रे डॉग्स। आप अगर कोशिश करते हैं कि डॉग्स को अपने सोसाइटी में से रीलोकेट करके किधर और भगा दें या मतलब रीलोकेट कर दें, तो ऐसे सिचुएशन में वो आपको दौड़ाएगा भी, आपको भौंकेगा भी आपके ऊपर और आपको काटने भी जाएगा। तो और कानूनी ये जुर्म है, ये आपको समझने की आवश्यकता है। सेकंड चीज़, जैसे कि इसी चीज़ को लेके मैं आपको बताऊं कि डॉग्स जो है एक टेरिटोरियल एनिमल है और इसको आप कतई रीलोकेट करने की कोशिश ना करें। थर्ड चीज़ है, वन नीड्स टू फॉस्टर कंपैशन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। एक तरफ आपका डॉग लवर्स है, दूसरे तरफ आपकी सोसाइटी है, और आप ऐसे लोग हैं जो डॉग्स को, पेट्स को शायद न्यूट्रल है, पसंद नहीं करते हैं, मगर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एक तरफ ह्यूमन राइट्स हैं, एक तरफ एनिमल राइट्स हैं, और आपको म्यूचुअल रिस्पेक्ट मेंटेन करते हुए बीच का रास्ता रखना है। डॉग लवर्स जो हैं उनको फीड करते वक्त अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ध्यान में रखना है। सेकेंड चीज़, जो मैनेजिंग कमेटी है, सोसाइटी के लोग हैं, उनको कंपैशन दिखाने की ज़रूरत है। डॉग फीडर्स को बदतमीज़ी ना करें और दोनों एमिकेबली बीच का रास्ता लेते हुए एक नियंत्रण बरतें ताकि दोनों का ह्यूमंस और डॉग जो हैं, फीडर्स जो हैं, उनका कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो ये देखा आपने किस तरह से मोहम्मद अफजल साहब ने बताया कि ये कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड पेट्स इन CHS कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में ये काफ़ी सारे मामले इस तरह के बढ़ गए
मुंबई की बात करें तो मुंबई में तो काफ़ी सारे हाउसिंग सोसाइटी में यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी के साथ साथ में पुलिस स्टेशन मारा मारी बहुत सारे मामले हो रहे हैं, तो वो उनसे बचे। और ये लॉ है, अभी तो ये लॉ है, यदि इसमें अमेंडमेंट हुआ और आगे कुछ सुधार हुआ तो बैलेंस हुआ, तो हम वो भी कोशिश करेंगे मोहम्मद साहब से, हम सब लोग, कि ये आगे जाके सेंट्रल गवर्नमेंट इसको समझे और कैसे बैलेंस हो सकता है वो करे, क्योंकि और सभी स्टेक होल्डर्स हमें बैलेंस भी करके चलना है, हमें दूसरों के म्यूचुअल रिस्पेक्ट को मेंटेन रखना है और एनिमल राइट्स को देखना है, ह्यूमन राइट्स को देखना है, और एक बीच का रास्ता निकालते हुए हमें अपने सोसाइटी में अमन और शांति कायम करनी है। और यदि वो डॉग है तो उसको 4-5 लोग चाहने वाले हैं, लवर्स हैं, तो उसके अगेंस्ट यदि आप 1000 लोग हैं, 500 लोग हैं, तो वो समझने की ज़रूरत है कि वो 1000 लोगों के बिहाफ पे वो 5 लोग उसको फीडिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो दोनों 1000 लोग वो समझे कि ये अपने बिहाफ पे फीडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ईगो बीच में आता। जो डॉग लवर्स हैं, जो पेट लवर्स हैं, वो कहेंगे कि भाई हम यहीं पे खिलाएंगे, हम NGOs को इनवाइट करेंगे, हम आपके ऊपर कंप्लेन करेंगे। दूसरी तरफ जो सोसाइटी है, जो मैनेजिंग कमेटी और जो लोग जो न्यूट्रल है या जो डॉग लवर्स नहीं है, वो उनका कहना है कि भाई आप अगर खिलाते हो तो आप पूरे सोसाइटी में मेस करते हो और इसके वजह से दूसरे लोगों को काफ़ी असुविधा होती है। तो मैं समझता हूँ समझदारी लेके चलना चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट लेके चलना चाहिए और बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। बिल्कुल बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। सर क्या होता है कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में अभी तो मुंबई में हाई राइज टावर्स बने, बड़े बड़े हाई फाई कॉम्प्लेक्स वगैरह, वहाँ पे पेट तो होते हैं, स्ट्रीट डॉग पेट, तो जो पेट अपने जो ऑनर्स है, जो मेंबर्स है हाउसिंग सोसाइटी, वो काफ़ी रूल्स फॉलो करते हैं जहाँ तक जितनी हो सके। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले देखे गए हैं कि कुछ बंदे, जैसे आपने बताया ना कि डर रहता है उनको, तो वो तो लिफ्ट में भी नहीं खड़े रहते, लिफ्ट में खड़े नहीं हो सकते। अब लिफ्ट में वो बंदा जाए जिसको डर लग रहा है, या वो डॉग जो फीडर से जो डॉग के साथ में जो पेट लेके गया, वो तो दोनों एक ही म्यान में दोनों तलवार नहीं रह सकती था, तो कैसे? देखिए यहाँ पे ऐसा है, ये हमने अक्सर ऑब्ज़र्व किया है कि जो डॉग लवर्स हैं या जो डॉग फीडर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं लीज जो होती है ना, पकड़ के रखने की जो रोप होती है, वो क्या करते हैं, खुला छोड़ देते हैं। तो क्या हो जाता है कि अगर लिफ्ट के अंदर बच्चे हैं तो घबरा जाते हैं, या जो डॉग्स को पसंद नहीं करते हैं उनके ऊपर वो डॉग्स अपना प्यार से पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है कि जो डॉग लवर्स हैं उनको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है और उनको वो लीज जो है वो उनको पकड़ के लगाम जो है उनको रखना चाहिए, और तभी उनको बाहर स्ट्रोल करने लेके जाना चाहिए। और आपस में ये भी कर सकते हैं, आप लोग ज़्यादा क्राउड है लिफ्ट में तो आप जा सकते हैं सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही समझदारी है जो दोनों को अपनाना है ताकि नियंत्रण है। बरोबर, नियंत्रण रहे। और रहा सवाल जो लॉ है उसको आप फॉलो करें, और लॉ के हिसाब से काफ़ी सारे PIL, काफ़ी सारे केसेस चल रहे हैं। मोहम्मद अफजल साहब ने बताया कि इसमें बैलेंस लॉ अमेंडमेंट होने की ज़रूरत है, तो उस पर लिए भी काम हो रहा है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा सुनील जी, आपके चैनल के माध्यम से एनिमल वेलफेयर बोर्ड बोलिए या हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री बोलिए, उनको इंटरवीन करने की ज़रूरत है। ये आज हर सोसाइटी का मसला है, और जो एग्जिस्टिंग लॉ है, जैसा कि मैं समझता हूँ कि इट इज़ ओनली वन साइडेड, इसमें दरोबदर अपना संशोधन लाने की ज़रूरत है ताकि दोनों का पक्ष इक्वल तरीके से एड्रेस हो और सोसाइटीज़ में जो अमन शांति बनी रहे। बिल्कुल, सोसाइटी में यदि अमन शांति बनी रहे तो आज की जो लॉ है उसके आप एमिकेबल चलें और एक दूसरे को लेके चलें तो पॉसिबल है। और इसमें सरकार अपना ये रोल अदा करे, नया अमेंडमेंट करके, नई चीज़ करके, क्योंकि नए नए कानून लेके आ रही है, आप देखेंगे हर बॉर्डर तक। लेकिन ये भी अब सुरक्षा का सब्जेक्ट है। बिल्कुल, लोगों की सुरक्षा, जो आपको वोट करते हैं, जो आपको सरकार वहाँ पर बिठाते हैं, उनकी सुरक्षा का
वो है, तो उसमें भी आप बैलेंस करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा लोगों की तरफ से, आपकी तरफ से। और बेजुबान तो है, तो वो बेजुबान के लिए लोग खड़े हैं, वही हम लोग ही खड़े हैं, अच्छी बात वो अच्छी बात है, पुण्य का काम है। तो हम लोग जो लवर्स हैं, वो तो लवर्स से, बहुत सारे लवर्स से जो उनका केयर करते हैं, तो वो भी एक पुण्य का काम है। वो पुण्य का काम भी जारी रहना चाहिए, और एमिकेबल बैलेंस, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ताकि देश में तो बहुत सारे तो डॉग को स्वान बोलते हैं, और स्वान बहुत सारे देवता, मतलब हमारे कुल देवता के वो वाहन भी हुआ करते हैं, वाहक भी है। तो इस तरह की परंपरा है, तो बहुत पुरानी परंपरा है ये। तो स्वान हमेशा आपको वफादार के लिए माना जाता है। और ये जो हाँ, समस्या है, हाँ, ये सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। बरोबर, यूनिवर्सल मामला है ये। और ये जो है, आप इसको, इस वीडियो को कैसा लगा, आपके जो कमेंट्स, आपके व्यू है, वो ज़रूर नीचे चैट बॉक्स में लेके हम ये यहाँ तक पहुँचाएंगे, सरकार तक पहुँचाएंगे, राज्य की सरकार, महाराष्ट्र की, सेंटर की, ताकि आपके व्यू लिखें इसमें कि क्या आप चाहते हैं। बैलेंस जो लॉ है वो सरकार को करना चाहिए, इस तरह की अपील करें, ताकि दोनों ग्रुप, दोनों जो है, दोनों स्टेक पक्ष है, वो विन विन सिचुएशन है, और दोनों शांति से, अमन चैन से रहे। बिल्कुल। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपकी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में वीडियो ज़रूर डालें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये इशूज़ से आप आमना रूबरू हो रहे हैं। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है आपने। पीपीटी आपको चाहिए, ये प्रेजेंटेशन चाहिए, तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप करें, और मेरे इस तरह के मतलब इस तरह के अवेयरनेस कैंपेन में आप जुड़ना चाहते हैं, सेमिनार में हमारे अवेयरनेस के, या आपके लाइव शो वगैरह के लिए हम कनेक्ट होना चाहते हैं मेरे ग्रुप से, तो मेरे ग्रुप के लिए यदि ऐड होना, आपका नाम लिखें, सिटी का नाम लिखें, मैं अपने ग्रुप में ऐड करूँगा। और यदि ये पीपीटी चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज करें। मेरा नंबर है व्हाट्सअप नंबर 9920378133। सुनील शर्मा आपका होस्ट और दोस्त। मोहम्मद अफजल साहब, आपका नंबर, मेल आईडी भी शेयर करें ताकि लोग कनेक्ट हो जाए। मेरा नंबर है 9820490435। ईमेल आईडी है mohdafzal1963@gmail.com। अंत में मैं यही कहूँगा कि थोड़ी सी समझदारी रखिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखिए, और सोसाइटी में अमन और शांति बनाने का इससे बेहतर तरीका नहीं है। बिल्कुल, वो किसी के बहाने हो, लेकिन ये अमन और चैन रहेगा तो आपका जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, कॉपरेशन का मकसद है, वो फुलफिल होगा, पूरा होगा। आपकी खुशियाँ आपके नज़दीक हैं, आप कहीं दूर मत जाए, एक दूसरे में ढूंढें, और एक दूसरे से उसकी सिचुएशन समझे, आपकी सिचुएशन समझे। आप यदि उसकी जगह होते या आप इस जगह पे, तो दोनों एक दूसरे के पक्ष आगे लेके चलें, तो ही जिस दुनिया को बदल सकते हैं अपन। अपने आप को बदलेंगे तो दुनिया बदल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो महासेवा न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अफजल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।